वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट और एक बार फिर से आप सभी का स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करेंगे जो आपकी सिलेबस की यूनिट 3 है विच इज टेस्टिंग। टेस्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम कवर अप करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। ठीक है, मैं आपको रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का एक होलिस्टिक आइडिया दूंगी कि आपको रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को किस तरह से पिकअप करना है और उनको किस तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी एक ऐसे टॉपिक है हमारे टेस्टिंग में और रिसर्च में जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, न केवल पेपर 2 के लिए लेकिन पेपर 1 में भी ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ पता है आप लोगों को कन्फ्यूज़न क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि होती क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और हमारी साइकोलॉजी में अगर यूनिट 2 रिसर्च की बात करें या टेस्टिंग की बात करें तो इनसे इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना है इनको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर। ठीक है, तो मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं आपको समझाऊंगी। तो प्लीज़ एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठेगा ताकि जो कुछ भी आपको समझाया जा रहा है आप उसको अच्छे से पढ़ सके। डन, चलिए स्टार्ट करेंगे। अब जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो साइकोलॉजी में अब जो आपकी यूनिट 3 है टेस्टिंग की, ठीक है, उसमें ये भी आता है कि टेस्ट को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है हमारी इस यूनिट का, उसमें टेस्ट कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन क्या है थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताऊंगी और वहां से होते हुए फिर मैं आपको रिलायबिलिटी और वैलिडिटी तक लेके जाऊंगी ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपको स्टेप्स इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन कि जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन होता है उसमें कौन कौन से स्टेप होती है। मतलब कि अगर आप कोई भी टेस्ट नया प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई क्वेश्चनेयर प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए स्टेप्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्टिंग का। ठीक है, मैं टेस्टिंग को पूरी यहाँ पे कवर अप करवाऊंगी, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा ताकि आपकी ये यूनिट यहीं पे बहुत अच्छे से कवर अप हो जाए। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे सबसे पहले स्टेप इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन कि जब हम टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स को अप्लाई किया जाता है, बेसिकली इस बारे में हमको बात करनी। क्लियर, चलिए तो सबसे पहले क्या होता है कि हम नंबर, ये टोटल 8 स्टेप की एक प्रोसेस होती है। ठीक है, जिसमें हमको हर एक स्टेप पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहली स्टेप जो है आपकी स्क्रीन पे अगर आपको दिख रहा होगा तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली प्लान करते हैं। क्या होता है, प्लानिंग द टेस्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट को प्लान करते हैं। ठीक है, कि आपको किस चीज़ का टेस्ट बनाना है, लाइक आपको एंजाइटी बेजर का बनाना है, डिप्रेशन का बनाना है, या कोई और प्रॉब्लम है जिसको देखने के लिए आप अपना टेस्ट या कंस्ट्रक्शन प्लान कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो डेफिनेटली नंबर 1 क्या होगा, प्लानिंग द टेस्ट, टेस्ट को प्लान करना। क्लियर, बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट को प्लान करने के बाद में जब आपको पता चल गया कि लाइक आपको एंजाइटी पे अपना स्ट्रक्चर मतलब टेस्ट कंस्ट्रक्ट करना है या टेस्ट बनाना है या क्वेश्चनेयर बनाना है, तो आपने क्या करा, नंबर 2 स्टेप्स पे आ गए आप। क्या, यहाँ पे है आपका राइटिंग आइटम्स। मतलब अब आप क्या करेंगे कि आइटम्स को राइट करेंगे। अब जब हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करते हैं तो टेस्टिंग में आप लोगों को याद रखना है आइटम मतलब क्या होता है। ठीक है गाइस, टेस्टिंग में आइटम का मतलब होता है, याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपने अपने टेस्ट में पुट किए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एंजाइटी का एक टेस्ट बनाया और आपने उसे एक क्वेश्चन लिखा है, डू यू फील एंशियस एवरी टाइम, कि आप हर समय एंशियस फील करते हैं। तो ये जो आपने क्वेश्चन बनाया है, ये क्वेश्चन ही आपका क्या है, आइटम है। तो जब एक बार डिसाइड हो गया कि आपको ये टेस्ट बनाना है, तो टेस्ट बनाने के बाद में उसके क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे, यानी कि उसके आइटम्स आप लिखेंगे। ठीक है, बात समझ आएगी। आइटम्स इज ऑल अबाउट जो क्वेश्चन आप उसमें अपने टेस्ट कंस्ट्रक्शन में ले रहे हैं। बात समझ आई। इसको हिंदी में आइटम्स को मद कहते हैं। मद को लिखना यानी कि प्रश्नों का चुनाव करना जो आपके टेस्ट को पूरे अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब जब हम बात करेंगे आगे की साइड तो बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, क्लियर। जब आपका आपने आइटम राइट कर लिया, लेट्स सपोज आपने 50 आइटम्स का कोई टेस्ट प्रिपेयर किया, तो आप क्या करेंगे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। नंबर 3 स्टेप, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रीलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन। प्रीलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप आपके आसपास अगर कोई छोटा सा ग्रुप है पार्टिसिपेंट्स का या सब्जेक्ट का, तो आप एक
पायलट स्टडी, यानी कि पायलट स्टडी क्या होती है कि ऊपर ऊपर से देखना कि जो चीज, या पहले से एक अंदाजा लगाना कि जो चीज बनाई गई है वो सही से परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी इन फ्यूचर। तो आपने जो अपना टेस्ट बनाया उसको आसपास के थोड़े से लोगों को आपने क्या दिया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करवाया कि आप एक बार देख करके देखें क्या रिजल्ट आ रहा है। तो एक तरह से एक पायलट स्टडी करते हैं हम अपने कंस्ट्रक्ट की, अपने आइटम्स की। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इस चीज को हम बोलेंगे आपका, क्या बोलेंगे, प्रीलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन, या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ऊपर से आपने जस्ट चेक करने के लिए क्या किया है, आइटम मतलब कि अपना टेस्ट जो है वो आसपास के कुछ लोगों से फील करवाया है, ताकि आप देख सके कि क्या ये परफॉर्म कर रहा है, क्या स्कोर आ रहे, लोगों को ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। तो उसको देखने के लिए प्रीलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन होता है नंबर 3 स्टेप पे। नंबर 3 के बाद हम चलेंगे आइटम एनालिसिस पे। ठीक है, ये करके देख लिया, आपको ओके ओके की रिपोर्ट मिली कि ठीक है, ये आप एक अंदाजा लगा पा रहे हैं कि फ्यूचर में ये चीज वर्क कर पाएगी। ठीक है, जब इतनी बात समझ आती है तो हम कहाँ पे जाते हैं, आइटम एनालिसिस पे। और आइटम एनालिसिस का मतलब ये होता है गाइस, आइटम एनालिसिस में दो मुख्य चरण होते हैं। एक होता है आपका आइटम डिस्क्रिमिनेशन, और एक होता है आपका आइटम डिस्क्रिमिनेशन, और एक होता है आइटम डिफिकल्टी। ये दोनों चीजें देखते हैं। अब वन बाय वन करके हम देखते हैं आइटम डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है और आइटम डिफिकल्टी क्या होती है। क्लियर, चलिए। तो जब हम बात करेंगे आइटम डिफिकल्टी की, तो आइटम डिफिकल्टी क्या होगा गाइस, ध्यान से सुनिएगा। आइटम डिफिकल्टी का मतलब ये हुआ बच्चों, देखिए आइटम डिफिकल्टी का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपने बनाया है उसको कितने लोग सही कर पा रहे हैं और कितने लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपका एक क्वेश्चन नंबर है, ये आपने एक क्वेश्चन नंबर 1 लिया। ठीक है, आपके टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है, आइटम नंबर 1 है। ठीक है, उस आइटम को हमने स्टूडेंट्स को दिया, 100 स्टूडेंट्स को दिया। कितने लोगों को दिया, इज इक्वल टू n। ठीक है, हमने 100 पार्टिसिपेंट्स को टेस्ट दिया करने के लिए। ठीक है, अब इन 100 में से अगर 80 बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करते हैं, कितने बच्चे सही कर रहे हैं, 80 स्टूडेंट्स विल करेक्ट द आंसर, तो हम बोलेंगे कि आपका ये जो आइटम है ये क्या है, इजी है। मतलब कि कितने में से, आगे देखेंगे, कितने में से 100 में से कितने बच्चों ने राइट किया, 80 बच्चों ने। तो जब 100 में से 80 बच्चों ने राइट किया है, मतलब क्या हो गया, इसका आंसर 0.8 है ना। यानी कि अगर आपको जो है आइटम डिफिकल्टी का मतलब ये हुआ कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है या जो हमारा आइटम है वो कितना सही सही परफॉर्म कर रहा है, यानी कि कितने लोग उसको आंसर कर पा रहे हैं। अगर ज्यादा बच्चे उसको सही कर पा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि इजी आइटम है। ठीक है, और अगर कम बच्चे उसको सही कर पा रहे हैं तो हम बोलेंगे आइटम डिफिकल्टी। लेट्स सपोज कि क्वेश्चन नंबर 1 को इतने लोगों ने, एक और आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आप ही के टेस्ट में, और उसमें लेट्स सपोज कि 100 में से सिर्फ 20 बच्चे उसको राइट करते हैं। कितने बच्चे राइट करते हैं, 20, यानी कि 0.2 उसके डिफिकल्टी का लेवल है, यानी कि वो बहुत ज्यादा टफ है। क्लियर, क्योंकि 100 में से सिर्फ 20 बच्चे ऐसे हैं जो उसका आंसर कर पा रहे, 80 बच्चे उसका आंसर नहीं कर पा रहे, इट मीन्स आइटम क्या होगा, टफ होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आइटम डिफिकल्टी। और इसकी जो रेंज होती है आइटम डिफिकल्टी की, वो होती है 0 से 1 के बीच में, है ना। तो आइटम डिफिकल्टी की जो रेंज होती है 0 to 1 है। अब आप मुझे बताइएगा, जितना 0 के पास होगा उतना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा या टफ होगा, और जितना 1 के करीब होगा, ये 1 के करीब है ना, उतना क्या हो जाएगा, ये आपका आइटम इजी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। अच्छा, आप कैसे फाइंड करोगे डिफिकल्टी लेवल, तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। आइटम डिफिकल्टी का फॉर्मूला है आपके पास गाइस, याद रखेगा। आइटम डिफिकल्टी का फॉर्मूला, पार्टिसिपेंट्स, ऐसे लिखेगा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या स्टूडेंट्स लिख सकते हैं आप। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु गॉट हु
करेक्ट द आंसर, जिन्होंने प्रश्न को सही किया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मतलब कितने लोगों ने उसको अटेंड किया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कि टोटल कितने बच्चे जिन्होंने अटेंड किया और कितने बच्चों ने करेक्टली आंसर किया। ले सपोज कि हम सपोज करते हैं कि टोटल नंबर कितना है हमारे पास में 100, ठीक है, और 100 में से ले सपोज कोई क्वेश्चन है या कोई आइटम है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके क्वेश्चनर का, उसको कितने लोगों ने करेक्ट किया बच्चों, उसको करेक्ट किया ले सपोज 50 बच्चों ने। कितने बच्चों ने करेक्ट किया, 50 ने करेक्ट किया, तो उसका डिफिकल्टी इंडेक्स क्या हो जाएगा बुक गाइस, उसका डिफिकल्टी इंडेक्स हो जाएगा, मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु गॉट करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी कि कितने बच्चों ने करेक्ट किया 50, और कितने टोटल नंबर कितना था हमारे पास में 100, तो डिफिकल्टी इंडेक्स कितना आएगा 0.5। 50 में अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 क्या है, मीडियम वाली वैल्यू है, ना तो आइटम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और ना ही आइटम बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि 50% जो है उसको सही कर पा रहे हो, 50% बच्चों ने उसको सही मार्क नहीं किया है। तो ये होता है आपका आइटम डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, क्लियर, ये बात याद रखिएगा, डिफिकल्टी का फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको अच्छे से याद रखना है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरी चीज की, ये तो मैंने आपको बताया आइटम डिफिकल्टी। अब बात करते हैं आइटम डिस्क्रिमिनेशन। अब जो आइटम डिस्क्रिमिनेशन है ना, आइटम डिस्क्रिमिनेशन क्या करता है बच्चों, आइटम डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल अबाउट कि कितने बच्चों ने मास्टरी की है। क्या मतलब आया इसका आइटम डिस्क्रिमिनेशन का गाइस, देखिए आइटम डिस्क्रिमिनेशन जो है, आइटम डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ये बताता है कि कितने बच्चों की, जैसे आपने कोई टेस्ट दिया बच्चों को, टेस्ट देने के बाद में ये देखना होता है कि कितने बच्चों को उस सब्जेक्ट की या उस पर्टिकुलर चीज की इन डेप्थ नॉलेज है और कितने बच्चों को सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें आती है, यानी कि सुपरफिशियल लेवल पे नॉलेज रखता है कोई बच्चा, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे दो चीजों में डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, एक तो उन बच्चों के बीच में जिनको अपने सब्जेक्ट में या अपने कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा मास्टरी हासिल है, और एक वो बच्चे जिनको अपने सब्जेक्ट पर मास्टरी हासिल नहीं है, यानी कि नॉन मास्टरी स्टूडेंट, ठीक है, एक तो मास्टरी वाले बच्चे और एक नॉन मास्टरी वाले बच्चे। गेटिंग द पॉइंट, बात समझ आ रही है आप लोगों को, वेरी गुड। तो मास्टरी यानी कि जो बच्चे को जिनको बहुत अच्छा आता होगा वो एग्जाम में कितना डिफिकल्ट आंसर भी होगा तो उसका आंसर बहुत सही करके आएंगे, और जिन बच्चों को उतनी नॉलेज नहीं है, उतनी समझ नहीं है, तो वो इजी क्वेश्चन तो अटेंड कर लेंगे, लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको वो अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से पॉइंट बनता है आपका कि मास्टरी और नॉन मास्टरी, मतलब वो क्लास जो है जिसमें बच्चों को, मतलब किन के बीच में अलग करना है, जिन बच्चों को अच्छे से सब्जेक्ट समझ आता है और जिनको नहीं समझ आता है, उनके बीच में डिफरेंट देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आइटम डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर। तो ये होता है आपको क्या चेक करने के लिए, मास्टरी चेक करने के लिए कि कितने पार्टिसिपेंट्स को अपने सब्जेक्ट, अपने कॉन्सेप्ट, अपनी स्किल, अपने चीज में, अपनी एबिलिटीज में मास्टरी गेन है और किनको नहीं है, उनके बीच में उन लोगों को अलग करने का काम कौन करता है, आइटम डिस्क्रिमिनेशन। होपफुली आप लोगों को बात समझ आ रही होगी, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका नंबर 4 आइटम, ठीक है। आइटम एनालिसिस में दो चीज है, कौन कौन सी, आइटम डिफिकल्टी और आइटम डिस्क्रिमिनेशन। डिफिकल्टी इजी या टफनेस को चेक करता है और डिस्क्रिमिनेशन मास्टरी और नॉन मास्टरी के बीच में डिफरेंस को चेक करता है। डन, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, जब आपकी तीन चीजें हो गई उसके बाद बात करेंगे हम, एक बात करेंगे रिलायबिलिटी की और एक बात करेंगे वैलिडिटी की, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते हैं रिलायबिलिटी क्या होता है। अच्छा एक, हाँ, ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, बट स्टिल आप एक पॉइंट और इसमें देखेंगे। देखिए रिलायबिलिटी 5th पॉइंट होता है, 6th पॉइंट आपका वैलिडिटी होता है, और जब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों हम चेक कर लेते हैं
तो आपका 7th और 8th पॉइंट क्या बनता है वो भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बाद लास्ट स्टेप जो है टेस्ट कंस्ट्रक्शन की, वो होती है कि हम लास्ट में फाइनल नॉर्म्स डिसाइड करते हैं कि लास्ट रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स क्या है, एक उनका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है और उसके बाद में क्या कर दिया जाता है, टेस्ट का पब्लिकेशन कर दिया जाता है। ये लास्ट की 2 स्टेप्स है, आप लोगों को याद रखना है। कभी सीक्वेंस में अगर पूछा जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए सारी बातें, ठीक है। अब बिना किसी डिले के आ जाते हैं रिलायबिलिटी पे कि रिलायबिलिटी क्या होती है। देखिए ये होती है आपकी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को हिंदी में विश्वसनीयता कहा जाता है, ठीक है। तो विश्वसनीयता होती क्या है गाइस, ध्यान से सुनिएगा। तो रिलायबिलिटी इज ऑल अबाउट कि जो कोई भी आप टेस्ट बना रहे हो उसका रिजल्ट कितना कंसिस्टेंट है, ठीक है। कितनी बार आपने वो टेस्ट किया और कितनी बार उसी की समथिंग उसका आंसर आया। जैसे आपने कोई टेस्ट किया, उसका पहले स्कोर आया, ले सपोज उसका पहले स्कोर आया 0.8, ठीक है। फिर आया 0.81, फिर एक आया 0.80, फिर एक आया 0.82, ठीक है। फिर एक आया 0.81। तो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट आ रहा है बार बार उस टेस्ट को करने पर, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इन द स्कोर या कंसिस्टेंसी इन द रिजल्ट जो है वो आपकी क्या बताती है, वो रिलायबिलिटी बताती है, विश्वसनीयता बनाती है। क्लियर, बात समझ आ गई गाइस? चलिए वेरी गुड। अब हम आगे बात करेंगे अगर, तो सबसे मेन बात याद रखना, रिलायबिलिटी टेल्स यू हाउ कंसिस्टेंट द मेथड मेजर समथिंग। मतलब कोई मेथड या कोई टेस्ट कितना कंसिस्टेंसी के साथ चीजों को मेजर कर पा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता आपको ये बताती है कि विधि लगातार किसी चीज को कितना मापती है, कितना एक जैसा मापती है, ठीक है। जब आप समान शर्तों के तहत एक ही नमूने पर एक ही विधि लागू करते हैं तो आपको समान परिणाम मिलने चाहिए, यदि नहीं तो वो अविश्वसनीय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, याद रखिएगा। जब भी हम रिलायबिलिटी को मेजर करते हैं तो इस बात को जरूर याद रखना है कि जो आपका सैंपल है, याद रखिएगा, व्हेन यू अप्लाई द सेम मेथड टू द सेम सैंपल, आपका जो सैंपल है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स आपने पहली बार में लिए हैं वही के वही पार्टिसिपेंट्स आपको नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा से रिलायबिलिटी चेक कर रहे हो तो भी आपको वही पार्टिसिपेंट्स लेने, ठीक है। सेम सैंपल होना चाहिए और सेम कंडीशन में आपको चेक करने हैं, ठीक है, और उसका सेम रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। सेम सैंपल, सेम मेथड और सेम रिजल्ट, ठीक है, ये रिलायबिलिटी होगा। डन, ओके। चलिए आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिलायबिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं। क्लियर, आज मैं कोशिश करूंगी आपको रिलायबिलिटी के टाइप्स पढ़ाने की, देखते हैं हम लोग कितना कर पाते हैं, ठीक है। चलिए ये है आपकी कुछ टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी मैंने यहाँ पे दी है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो 4 टाइप्स की होती है, लेकिन इनके अंदर भी जो रिलायबिलिटी हम उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी की, ठीक है। टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी होती क्या है आखिर, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। नंबर 1 क्या है गाइस, नंबर 1 है आपका टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। अगर हम साइकोलॉजी के टर्म में बात करें तो आपसे किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो देखिएगा। देखिए सबसे मेन चीज जो है वो आप लोगों को याद रखना है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी में, कि यहाँ पे क्या होगा कि आपने ले सपोज कोई टेस्ट बनाया, ठीक है, टेस्ट को कंस्ट्रक्ट किया, उस टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के बाद में आपने क्या किया, उसका एक निश्चित रिजल्ट आया, ठीक है। बात समझ आई? कोई कंस्ट्रक्ट है, कोई टेस्ट यार है, ठीक है, कोई टेस्ट है। क्लियर? ले सपोज आपने 100 पार्टिसिपेंट्स पे इस टेस्ट को क्या किया, इनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे 2 एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन नंबर 1 और एडमिनिस्ट्रेशन नंबर 2। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है वो भी सुनिए। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि जो टेस्ट आपने पार्टिसिपेंट्स को दिया है, तो पार्टिसिपेंट जब उस टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि पार्टिसिपेंट्स के द्वारा टेस्ट को सॉल्व करना
टेस्ट पे रिस्पॉन्स करना, वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे कितना एडमिनिस्ट्रेशन करवाएंगे हम बच्चों के साथ में या पार्टिसिपेंट्स को? 2। पहली बार में जब आप अपने बच्चों को, कितने बच्चे हैं आपके साथ में, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 100। तो आपने 100 पार्टिसिपेंट्स को एक टेस्ट दिया, बच्चों ने टेस्ट सॉल्व किया, ठीक है। तो उसके बाद में इनका स्कोर कुछ आया, ठीक है। आपने उस स्कोर का क्या निकाल लिया? मीन निकाल लिया, ठीक है। स्कोर मीन निकाला, पहली सिचुएशन। पहली सिचुएशन में जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद में नंबर 2 वाली सिचुएशन जो होगी गाइस, याद रखेगा, नंबर 2 में आपको सेम पार्टिसिपेंट्स को, यानी कि जो 100 पार्टिसिपेंट आपने यहाँ लिए थे, वही के वही 100 पार्टिसिपेंट्स आपको यहाँ पे लेने हैं, और लेने के बाद में उनको फिर दोबारा से चेक करना है, ठीक है। और दोबारा से हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे? वापस से स्कोर निकालेंगे, और निकालने के बाद इसका क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है? क्या बोला? पहली बार में बच्चों को टेस्ट दिया और कुछ हमारा रिजल्ट आया, स्कोर आया, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या कहा? टाइम गैप के बाद में हमने दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन दिया उन्हीं बच्चों को, और उसके बाद में उसका भी स्कोर निकाला और मीन निकाला। बात समझ आ रही? क्लियर हो रही है? अच्छा, ये टाइम गैप मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम ये 2 से 8 वीक का गैप होना चाहिए। कितने वीक्स का गैप होना चाहिए आपके पास में? ये 2 to 8 वीक्स का ये गैप होना चाहिए। और उसके बाद में आप लोगों को एक और बात याद रखना है। क्या याद रखना है? कि नंबर 1 है आपका स्कोर मीन, और नंबर 2 है आपका स्कोर मीन। नंबर 2 आया, आपको क्या करना है? इन दोनों के बीच में क्या करना है? इन दोनों के बीच में हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको चीजें दिखे। इसके बीच में कहाँ बताऊं? यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच में आप लोगों को निकालना है कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू। स्मॉल आर की वैल्यू अगर 0.3 या मोर देन इट है, या मोर देन इट, ठीक है, तो क्या होगा? आपका जो टेस्ट है वो रिलायबल है। क्लियर? बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी को देखा जाता है, इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। याद रखना। अब क्या होगा कि अगर कभी इसको करते समय अगर कुछ एरर होगी तो वो कैसे होगी? अगर इसको करते समय कोई एरर होगी गाइस, तो याद रखेगा वो एरर किस तरीके से होगी, उसको ध्यान से सुनेगा। वो एरर होगी आपकी टाइम गैप की वजह से। अगर आपने बहुत कम टाइम दे दिया, या बहुत ही ज्यादा 2 साल 3 साल निकल गए उसके बाद वही टेस्ट आप दे रहे हो, तो टाइम गैप की वजह से क्या हो सकता है? यहाँ पे एरर हो सकती है। तो एरर किस वजह से हो सकती है? टाइम गैप की वजह से एरर होना पॉसिबल है, ठीक है। अगर रीजन रहेगा यहाँ पे एरर का, तो एकमात्र रीजन हो सकता है कि टाइम गैप की वजह से आपका जो है वो रिलायबिलिटी थोड़ी सी दिक्कत में आ सकती है। डन? ओके, होपफुली आपको टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी समझ आ गई होगी। याद रखिएगा 0.3 या मोर देन 0.3 का कोरिलेशन कोफिशिएंट होना चाहिए रिलायबिलिटी के लिए। किसमें? पहले एडमिनिस्ट्रेशन और दोनों एडमिनिस्ट्रेशन से जो स्कोर निकला उनके बीच में। डन? तो ये हो गया आपका नंबर 1। नंबर 2 पे अगर हम बात करेंगे, देखें नंबर 2 पे टेस्ट रिटेस्ट के बाद में हम लोग बात करेंगे, वो और बात करेंगे हम ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी, ठीक है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 पे हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम नंबर 2 पे इसकी बात करेंगे गाइस, ध्यान से सुनिएगा। ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी की बात करेंगे हम। ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी है उसको टेम्पोरल स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंस रिलायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। जो आपकी टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी है इसको टेम्पोरल या टेम्पोरल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी भी कहा जाता है। किसको? टेस्ट रिटेस्ट को। ये भी बात आपको याद रखनी। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 2 पे, ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी। अब ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी बहुत आसान सी है। इसी का दूसरा नाम होता है आपका पैरेलल फॉर्म, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं? पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। पैरेलल या इक्विवेलेंट, है ना। इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी भी इसी का नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।
होपफुली यहाँ तक तो आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ आ रही होगी। अब हम आगे देखेंगे, जब हम आगे की साइड बात, तो इसमें आप लोगों को एक और बात याद रखनी है कि जब भी अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी की बात होगी तो यहाँ पे हम कोई स्टैंडर्ड टेस्ट जो है उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको हमारे पास में ऑलरेडी एक टेस्ट है, लेट्स सपोज हम लोगों के पास में MMPI-2, ठीक है, हमारे पास में MMPI-2 टेस्ट है और हम इसी को क्या करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं। तो हमने क्या करा, इसका एक और एडिशन हम लोगों ने रेडी किया, ठीक है। एक मिनट गाइस, इसका एक और टेस्ट रिवाइज किया, नाम दे दिया हमने MMPI-2 RSH, ठीक है। इस तरह से हमने एक और टेस्ट निकालना चाहा या उसको रिवाइज करना चाहा। जब इस तरह से होगा तो आप लोग क्या करेंगे, बहुत इजी सा है, आप क्या करेंगे, MMPI-2 हमने क्या किया, लेट्स सपोज हमने n = 100 पार्टिसिपेंट्स लिए और उनको सबसे पहले क्या दिया, MMPI-2 का क्वेश्चनर दिया, उसको सॉल्व करने के लिए दिया, ठीक है। और जब उन्होंने आपने उन लोगों को दिया तो लेट्स सपोज इनका कुछ स्कोर आया वहां पे, ठीक है, स्कोर नंबर 1 आया, ठीक है, फर्स्ट स्कोर आ गया, क्लियर, और आपने इसका मीन विल निकाल लिया, क्लियर, बात समझ आई, MMPI-2 से सॉल्व किया। अब आपने जो उसको रिवाइज किया, ठीक है, इन्हीं सेम 100 पार्टिसिपेंट्स पे, ठीक है, और इनका भी कुछ स्कोर आया, नंबर 2 स्कोर आया, ठीक है, इनका भी आपने मीन विल निकाल लिया, ठीक है। अब जब इस तरह से आ गया तो आपने क्या किया कि इन दोनों के बीच में क्या निकाला, R निकाला। R क्या होता है गाइस, कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो दोनों के स्क्वायर के मीन के बीच में हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी स्मॉल r की वैल्यू निकाली, और स्मॉल r की वैल्यू जब आपने निकाली तो इसकी वैल्यू लेट्स सपोज आ रही है 0.3 या मोर देन इट, ठीक है। क्या आना चाहिए, या तो 0.3 आना चाहिए या इससे ज्यादा आना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो टेस्ट है वो रिलायबल है, ठीक है। तो ये होता है आपका अल्टरनेट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी, ठीक है। याद रखिएगा कुछ टाइम गैप यहाँ पे भी होना चाहिए, पहला टेस्ट और ये दूसरा टेस्ट है ये सेम डे नहीं होंगे, क्लियर, बात समझ में आ रही है। इनके बीच में कम से कम 2 से 8 वीक का, और आइडियली हम यहाँ पे 6 महीने का गैप लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। गेटिंग द पॉइंट गाइस, बात समझ आ रही है आप लोगों को, क्लियर। अगर यहाँ पे एरर होती है बेसिकली तो वो 2 तरीके से एरर होगी आपकी। नंबर 1, एरर की क्या क्या संभावना है यहाँ पे गाइस, नंबर 1 जो एरर होगी वो होगी आगे टाइम गैप की वजह से, क्योंकि अगर आपने टाइम बहुत ज्यादा कम लिया है, ज्यादा लिया तो भी एरर आ जाएगी। नंबर 2, कंटेंट की वजह से भी यहाँ पे एरर आ सकती है। अगर MMPI-2 का कंटेंट से आपका कंटेंट जो आपने उसको रिवाइज करके बनाया है वो बहुत ज़्यादा अलग है, उससे बहुत ज़्यादा डिविएट होता है, तो भी आपकी रिलायबिलिटी में एरर आ सकती है। गेटिंग द पॉइंट, तो ये होती है आपकी नंबर 2 अल्टरनेट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी। होपफुली आप सभी लोगों को ये समझ आ गई होगी। नंबर 3 पे हम देखेंगे कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, ठीक है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, और नंबर 4 पे हम इंटररेटर रिलायबिलिटी की बात करेंगे, और उसके बाद में हम वैलिडिटी की बात करेंगे इसी वीडियो के पार्ट 2 में, ठीक है। चलिए नंबर 2 तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 की तरफ हम जाएंगे तो हम देखेंगे नंबर 3 है आपकी इंटरनल रिलायबिलिटी। क्या बोलेंगे हम इसको, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी बोला जाता है, इसको याद रखिएगा गाइस, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, ठीक है। अब जो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी है ये क्या मेजर करती है, ये आपका यहाँ पे आपको 2 अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन करवाना होता है और उसी से हम रिलायबिलिटी को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये इसकी खूबसूरती है, आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही टेस्ट के अंदर के आइटम्स को क्या करा जाता है, उसकी रिलायबिलिटी को चेक किया जाता है।
एक ही आइटम का दूसरे आइटम के साथ में वो रिलायबल है या नहीं है, इसको भी यहाँ पे आसानी से मेजर किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले, अगर इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी की हम बात करेंगे तो ये 5 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 5 टाइप्स की। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ठीक है, 4, 3, 2 और 1। नंबर 1 जो है वो होती है आपकी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। क्या होगा गाइस? स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, ओके, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। अब स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी क्या होगा गाइस, वो ध्यान से सुनिएगा। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास में एक क्वेश्चनर है, उसमें 100 आइटम्स है। ठीक है, तो उन 100 आइटम्स को हम क्या करेंगे, उन 100 आइटम्स को हम 2 इक्विवेलेंट हाउस में डिवाइड करेंगे। कितने में? 2 इक्विवेलेंट हाउस में डिवाइड करेंगे और फिर इन दोनों के बीच में क्या निकालेंगे, रिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे। R जिसकी वैल्यू 0.3 है उससे ज्यादा आना चाहिए, तो हम बोल देंगे, क्या बोल सकते हैं इसको, कि आपकी जो ये टेस्ट है, ये टेस्ट आइटम्स है, ये रिलायबल है। गेटिंग द पॉइंट। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को ही हम ओड इवन रिलायबिलिटी भी कहते हैं। याद रखना है, ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या भी बोलते हैं हम इसी को? ओड इवन रिलायबिलिटी भी हम इसी को कहते हैं। ओड इवन रिलायबिलिटी भी इसी का नाम है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ, और जब हम आगे की साइड में बात करेंगे गाइस, तो आप लोगों को एक और बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है? नंबर 2 पे, नंबर 2 पे आप लोगों को याद रखना है, नंबर 2 पे हम याद रखेंगे क्रोनबाक अल्फा। क्या याद रखेंगे? क्रोनबाक अल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, हमारी एग्जाम में बार बार आता है यहाँ से क्वेश्चन। क्या होता है? क्रोनबाक अल्फा। नंबर 2 पे ये होगी हमारी। नंबर 3 पे हमारी होगी क्रोनबाक अल्फा। नंबर 3 पे हम बात करेंगे आपका कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला। ठीक है, एक सेकेंड। नंबर 3 पे हम बात करेंगे, यस, कूडर रिचर्डसन की, कूडर रिचर्डसन। ठीक है, नंबर 3 पे हम बात करेंगे कूडर रिचर्डसन क्या होते हैं, मैं अभी बताते हैं आप लोगों को। उसके बाद हम बात करेंगे स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला की। ठीक है, तो स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला जो है वो आपका होता है नंबर 4, इसी के अंदर आता है वो, स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला। और नंबर 5 पे आपके आता है, क्या होता है, रूल ऑन। नंबर 5 पे आपका आएगा रूल ऑन फ्लैंगन। ठीक है, क्या नाम होगा? रूल ऑन फ्लैंगन। ठीक है, तो रूल ऑन फ्लैंगन, ये 5 नंबर की आपकी क्या है, रिलायबिलिटी है। कौन सी? इंटरनल रे। नंबर 1 आपकी स्प्लिट हाफ हुई, नंबर 2 क्रोनबाक, नंबर 3 कूडर रिचर्डसन, नंबर 4 आपका स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला, और नंबर 5 पे आपका क्या हो गया, कूडर, सॉरी, रूल ऑन फ्लैंगन। दैट ओके, चलो एक एक करके देख लेते हैं क्रोनबाक अल्फा और ये सब क्या क्या करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब हम इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात करेंगे और क्रोनबाक टेस्ट रीटेस्ट होपफुली समझ आ गया होगा, क्रोनबाक अल्फा की बात करेंगे और कूडर रिचर्डसन की बात करेंगे, तो ये दोनों जो है, एक बात याद रखना है, एक चीज में ये चीज है, जो कूडर रिचर्डसन है किसके बीच में रिलायबिलिटी के लिए सही होता है, वो सुनिएगा। जो कूडर रिचर्डसन है वो सिर्फ और सिर्फ डायक्टोमस, जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, वो वेरिएबल्स जो डायक्टोमस इन नेचर होते हैं, वो आइटम्स जो डायक्टोमस इन नेचर होते हैं, उन्हीं के बीच में आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी को चेक करेगा। अगर पॉलिक्टोमस है तो कूडर रिचर्डसन वहां पे अप्लाई नहीं होगा। अब ये डायक्टोमस क्या है, पॉलिक्टोमस क्या है, वो सुनेगा। डायक्टोमस वो क्वेश्चंस होंगे जिनके सिर्फ 2 ही आंसर पॉसिबल है, या तो राइट या फिर रॉन्ग। या तो राइट आंसर होगा या रॉन्ग आंसर होगा। गेटिंग द पॉइंट।
तो अगर एक क्वेश्चन के सिर्फ 2 ही आंसर पॉसिबल हो, या तो आपका आंसर सही होगा या आपका आंसर गलत होगा। जैसे आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आते हैं नेट में, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं गाइस, उसमें आता है कि आपके पास में 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से कोई एक होगा और बाकी के 3 गलत हो गए। तो अगर आपने सही चूज किया तो ठीक है, वरना आपका आंसर डेफिनेटली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस चीज को बोलते हैं डायक्टोमस इन नेचर, मतलब जब किसी क्वेश्चन के सिर्फ 2 आंसर पॉसिबल हो, या तो सही होगा या गलत होगा। तो कूडर रिचर्डसन किसके लिए एप्लीकेबल होता है, डायक्टोमस वेरिएबल्स के लिए या डायक्टोमस क्वेश्चंस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेयर जब हम बात करेंगे क्रोनबेक अल्फा की, तो क्रोनबेक अल्फा 2 चीजों के लिए लागू होता है। कौन सा, ये ना डायक्टोमस के लिए तो काम करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये पॉलिक्टोमस जो आपके क्वेश्चन होंगे उनके लिए भी आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, इनके थ्रू भी आप इसमें क्या निकाल सकते हो, इनके थ्रू भी आप इसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी यानी कि इसकी इंटरनल रिलायबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिक्टोमस क्या हो गया, पॉलिक्टोमस वो क्वेश्चंस जिनके एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है। ठीक है, बात समझ आई, ये ओपन एंडेड इन नेचर होता है, मतलब कि इसके एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिक्टोमस, यानी कि एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है। और आपका डायक्टोमस जिसके 2 ही आंसर पॉसिबल हो। तो कूडर रिचर्डसन सिर्फ डायक्टोमस क्वेश्चंस के लिए रिलायबिलिटी चेक करता है, और आपका जो क्रोनबेक अल्फा है वो दोनों के लिए करता है, डायक्टोमस के लिए भी करता है और पॉलिक्टोमस के लिए भी करता है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। देखिए स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला जो है बेसिकली ये आपका क्या है, याद रखना है, एक फॉर्मूला होता है जिस पे हम टेस्ट लेंथ को कम या ज्यादा करके और उसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके साथ साथ ये जो रूल ऑन फ्लेंगन है, रूल ऑन फ्लेंगन जो है वो अब इस्तेमाल नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि ये ओल्डेस्ट वन है, इसलिए रूल ऑन फ्लेंगन का सिर्फ आपको नाम याद रखना है, बाकी ये अभी की डेट में यूज नहीं की जाती है, ये मेथड याद रखेगा। ठीक है, तो नंबर 4 पे जब आप बात करेंगे स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला की, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद में इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला देख लेते हैं थोड़ा सा। जब आप बात करेंगे स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला, देखिए स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला जो है उसका फॉर्मूला होता है, आप लोगों को याद रखना है, के आर अपॉन 1 प्लस के माइनस 1 आर। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, कभी वो आपको के की वैल्यू दे देंगे, कभी आर की वैल्यू देंगे। ज्यादातर ऐसा होगा कि आर की वैल्यू, आर क्या है यहाँ पे, कोरिलेशन कोफिशिएंट है, सहसंबंध गुणांक है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और के क्या है यहाँ पे, बेसिकली के इज इक्वल टू टेस्ट लेंथ है। क्या है, टेस्ट लेंथ है आपकी। टेस्ट लेंथ कैसे, टेस्ट लेंथ मतलब ले सपोज कि आपके पास में 120 पार्टिसिपेंट्स है। ठीक है, आपको उन 120 पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से कितने 240 पार्टिसिपेंट्स नहीं, सॉरी आइटम्स है आपके पास में। तो 120 आइटम्स आपके पास में है और आपसे पूछा गया है कि 240 आइटम्स के बीच में इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी को मेजर करना है स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूले की सहायता से। और आपको आर की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, लेट्स सपोज 0.7, कितनी दी है, 0.7। बताइए कैसे अप्लाई करोगे। तो याद रखना आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कितना है, 120 है, और 120 से उन्होंने कितने की पूछा है, 240 की। कितने की पूछा है, 240 की आपसे पूछा है। तो 240 अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो 120 का जस्ट डबल है। कितना है, डबल है 240। तो आपको इसी तरह से जाए, या तो हाफ बोल देंगे, या डबल बोल देंगे, या थ्राइस बोल देंगे, या 4 टाइम्स बोल देंगे। तो आपको क्या करना है कि ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी के की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू। तो के इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, टेस्ट लेंथ कितनी बढ़ा दी उन्होंने, ऑलमोस्ट डबल कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको के की वैल्यू कितनी है, 2 है। क्लियर। अगर हम यहाँ पे से फाइंड करें आर इज इक्वल टू 0.7 एंड के इज इक्वल टू 2 यहाँ पे दिया है, और फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 0.7। देखो के की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 0.7 अपॉन 1 प्लस
k-1 यानी कि 2-1 और r यानी कि 0.7। सॉल्व करो इसको। देखो जब आप 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे, 0.7 के साथ में करते हैं तो कितना आता है, 1.4 आता है। कितना आता है, 1.4 आ गया ऊपर की साइड में। अपॉन में क्या आएगा गाइस, देखो 2 में से 1 माइनस किया तो कितना आता है 1, और यहाँ पे कितना है 1, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 0.7 यानी कि 1.4 अपॉन 1.7। और इसका जो भी आंसर आएगा इसको 1.4 में अगर आप 1.7 डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी आप लोग मेजर कर लेंगे। अगेन वैल्यू कितनी आना चाहिए, 0.3 या उससे ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा ये स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला का फॉर्मूला है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पैराग्राफ में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलते हैं लास्ट बट एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोग करके आइएगा। देखिए अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि वी हैव 60 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, एंड जस्ट नो अबाउट 30 पार्टिसिपेंट्स। 30 पार्टिसिपेंट्स के लिए हमको क्या निकालना है, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी निकालना है। जस्ट हाफ हो गए ना, टेस्ट लेंथ कितनी हो गई, हाफ हो गई। ठीक है, और ले सपोज आपको आर की वैल्यू दे रखी है 0.8। ठीक है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला यूज करना है आपको, स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला। स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला यूज करके इसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी आपको पता करनी है। चलिए होपफुली आप लोग करके दिखाएंगे। चलते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट जो है आपकी, क्या नाम था इसका, वैलिडिटी हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में। लास्ट वाली देख लेते हैं, एक और बची आपकी इंटर रिएक्टर रिलायबिलिटी। इंटर रिएक्टर रिलायबिलिटी में याद रखना आर जो है आपकी स्मॉल आर की वैल्यू 0.8 या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एकमात्र ऐसी रिलायबिलिटी है जहां पे आप स्मॉल आर की वैल्यू कितनी लेंगे, 0.8, कितनी लेंगे, 0.8 के समथिंग होगी तो रिलायबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इंटररेटर रिलायबिलिटी में क्या होता है, द कंसिस्टेंसी ऑफ द जजमेंट ऑफ सेवरल रेटर्स ऑन हाउ दे सी अ फिनोमेना और इंटरप्रेट सम रिस्पॉन्सेस। इसमें क्या होता है, एक ही टेस्ट को अलग लोगों के द्वारा रेट किया जाता है। ठीक है, फिर देखा जाता है कितने लोग आपस में, कितने जज जो है वो आपस में एग्री कर रहे हैं। जैसे इंडियन आइडल होता है और एक ही सिंगर की परफॉर्मेंस को अलग अलग 3 लोग चेक करते हैं ना, इसी तरह से इसी में भी क्या करते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा टेस्ट की रिलायबिलिटी को देखा जाता है, टेस्ट को स्कोर किया जाता है और उनके स्कोर में देखा जाता है कितनी सिमिलरिटी है। तो ये आपका इंटर रेटर रिलायबिलिटी होता है। क्लियर, इतना याद रखना बहुत है। आप लोगों होपफुली आप लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वैलिडिटी क्या है और आगे एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट की क्लास 1 by 1 आगे आती रहेंगी। तो प्लीज़ आप लोग फॉलो करते रहिएगा ताकि आप लोगों की इन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाए। और जो कुछ भी मैंने आज समझाया है इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड या कीप लर्निंग।